सोचिए, आपका फोन बजता है, एक मैसेज आता है कि आपका बिजली का बिल भरा नहीं गया है और अगले ही पल आपके अकाउंट से हजारों रुपए गायब। ये आजकल का सबसे बड़ा डर है, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। बिल्कुल। और जब ऐसा होता है तो पहला ख्याल यही आता है कि क्या ये पैसा ही कभी वापस मिलेगा। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं, एक विस्तृत कानूनी विश्लेषण है और भारत की अदालतों के कुछ ऐसे फैसले भी जिन्होंने कह सकते हैं पूरे खेल को ही बदल दिया है। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि अगर किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी हो जाए तो पैसे वापस पाने के कानूनी अधिकार और प्रक्रिया असल में क्या है और क्या वो वाकई काम करती हैं। और देखिए, इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि जवाब हाँ है, पैसा वापस मिल सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक बार पैसा गया तो मतलब गया, लेकिन कानून और नियम अब पहले से कहीं ज्यादा ग्राहक के पक्ष में है। तो यहीं से शुरू करते हैं। आपने कहा कि कानून ग्राहक के पक्ष में है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका आधार क्या है? हमारे स्रोतों में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो शायद सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि अगर ग्राहक की कोई लापरवाही साबित नहीं होती तो अनधिकृत लेनदेन की प्राथमिक जिम्मेदारी बैंक की है। ये तो एक बहुत बड़ा बयान है। ये सिर्फ बड़ा बयान नहीं, ये गेम चेंजर है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम अन्य का मामला है। ओके। इसमें असम के ग्राहक के खाते से एक अनधिकृत यूपीआई लेनदेन में लगभग 94,000 रुपए निकल गए थे। 94,000? जी। हुआ ये था कि उन्होंने धोखाधड़ी करने वाले के झांसे में आकर एक ऐप डाउनलोड कर लिया था, जिससे उनके फोन का कंट्रोल धोखेबाज के पास चला गया। एक मिनट रुकिए, मतलब ग्राहक ने खुद एक अनजान ऐप डाउनलोड किया था? हाँ। बताकर पल्ला झाड़ लेता है, तो फिर कोर्ट ने बैंक को जिम्मेदार कैसे ठहराया? यही इस केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ग्राहक ने गलती की, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही फ्रॉड हुआ, उन्होंने 24 घंटे के भीतर बैंक और साइबर सेल दोनों को रिपोर्ट कर दिया। अच्छा, तुरंत एक्शन लिया। वेलकम। और सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि बैंक को पूरी रकम वापस करनी होगी। वाह। अदालत का तर्क बहुत साफ था। बैंकों के पास धोखाधड़ी को रोकने के लिए बेहतर तकनीक है, संसाधन है, एक पूरी सिक्योरिटी टीम होती है। एक आम ग्राहक के पास ये सब नहीं होता। सही बात है। इसलिए जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ग्राहक ने जानबूझकर सीधे सीधे अपना ओटीपी या पासवर्ड किसी को दिया है, तब तक हुए नुकसान की जिम्मेदारी बैंक की ही बनती है। वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब तक जो गेम ग्राहक के खिलाफ था, अब वो पलट गया है। मतलब अब साबित करने का बोझ बैंक पर है, ग्राहक पर नहीं। बिल्कुल। ये बैंकिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये एक तरह से ग्राहकों के पक्ष में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। हाँ, अदालत ये मानती है कि टेक्नोलॉजी जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही जटिल भी है, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेवा देने वाले यानी बैंक की ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहुत मजबूत है, लेकिन क्या ये एक अकेला मामला पूरे देश के लिए एक नियम बन जाता है? क्या कोई और कोई लिखित नियम है जिसे हर बैंक मानने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हो? हाँ, और यही इस सुरक्षा कवच का दूसरा और शायद सबसे मजबूत हिस्सा है। क्या है वो? ये है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के दिशा निर्देश, जो 6 जुलाई 2017 को जारी हुए थे। और ये कोई सुझाव नहीं है, ये सभी बैंकों के लिए अनिवार्य नियम है। अच्छा, ये मैंडेटरी है। जी। इन दिशा निर्देशों के पैरा 8 और 9 बहुत स्पष्ट रूप से बैंक की देयता यानी लायबिलिटी को परिभाषित करते हैं। और वो क्या कहते हैं? मतलब आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा और शक्तिशाली है। ये नियम एक तरह से ग्राहक के लिए ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र? हाँ, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है और आप 3 कामकाजी दिनों के अंदर अंदर अपने बैंक को सूचित कर देते हैं, तो आपकी जीरो लायबिलिटी है। जीरो लायबिलिटी? जी, मतलब आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा, चाहे फ्रॉड लाखों का ही क्यों ना हो। सारी जिम्मेदारी बैंक की होगी। 3 कामकाजी दिन, मतलब अगर फ्रॉड शुक्रवार शाम को हुआ और शनिवार रविवार को बैंक बंद हैं, तो मेरे पास सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक का समय होगा। बिल्कुल सही। वर्किंग डेज का यही मतलब है। आरबीआई ने ये नियम इसीलिए बनाया ताकि बैंकों पर हमेशा अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने का दबाव बना रहे, ताकि वो लापरवाह ना हो। एग्जैक्टली। अगर उनके सिस्टम में कोई कमी है या वो फ्रॉड नहीं रोक पाते, तो नुकसान भी वही उठाएंगे, ग्राहक नहीं। तो हमारे पास अब दोहरी सुरक्षा है,
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो जिम्मेदारी का बोझ बैंक पर डालता है, और दूसरी तरफ आरबीआई का साफ नियम जो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करने पर जीरो लायबिलिटी की गारंटी देता है। ये तो वाकई बहुत मजबूत स्थिति है। बिल्कुल। तो चलिए अब उस स्थिति की बात करते हैं जब किसी के साथ ये हो जाता है, वो घबराहट के पल होते हैं, तो उसे तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए? इसकी सटीक प्रक्रिया क्या है? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि यहाँ समय ही सब कुछ है। सही प्रक्रिया का पालन करना ही सफलता की कुंजी है। स्रोतों के अनुसार ये 1-2 चरणों वाली प्रक्रिया है और आपको इसे गोल्डन आवर्स यानी शुरुआती कुछ घंटों में ही करना है। गोल्डन आवर्स? हाँ, सबसे पहला और तत्काल काम है साइबर अपराध की रिपोर्टिंग करना। इसके लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 इस पर तुरंत कॉल करना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि पहले बैंक को फोन करें। आप कह रही हैं कि पहले 1930 पर कॉल करें, ऐसा क्यों? क्योंकि 1930 सिर्फ एक शिकायत नंबर नहीं है, ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। अच्छा। जब आप इस पे कॉल करके जानकारी देते हैं तो ये सिस्टम तुरंत उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन से जुड़े बैंक और वॉलेट्स को अलर्ट भेजता है ताकि पैसे के बहाव को उसी वक्त फ्रीज किया जा सके। मतलब पैसे को आगे जाने से रोकने के लिए? हाँ बिल्कुल। जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे पैसा रिकवर होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। ये पैसे को अपराधी के हाथ से निकलने से पहले रोकने की कोशिश है। और अगर 1930 पर संपर्क न हो पाए तो? अक्सर ऐसे हेल्पलाइन नंबर बिजी रहते हैं। तो दूसरा विकल्प है cybercrime.gov.in। वहाँ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। ये भी उतना ही प्रभावी है और उसी सेंट्रलाइज सिस्टम से जुड़ा है। ठीक है। और अगर किसी वजह से इन दोनों से भी संपर्क न हो पाए तो बिना देर किए अपने नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन जाकर एक लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए। लेकिन पहला और सबसे जरूरी कदम यही है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले पुलिस को शामिल करना है ताकि वो पैसों के बहाव को रोक सकें। लेकिन पुलिस तो अपना काम करेगी, हमारे अपने पैसे का क्या? उसके लिए तो बैंक से ही बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो बैंक को बताने का सही तरीका और समय क्या है? बिल्कुल, ये दूसरा चरण है और ये भी उतना ही जरूरी है। जैसा हमने आरबीआई के नियम में बात की, ये काम धोखाधड़ी होने के 24 से 72 घंटों के भीतर करना अनिवार्य है। 24 से 72 घंटे? हाँ, और सबसे अच्छा और मजबूत तरीका ये है कि आप बैंक की ब्रांच में जाकर एक लिखित शिकायत दें और उसकी रिसीविंग कॉपी जरूर लें, या फिर बैंक की आधिकारिक सपोर्ट ईमेल आईडी पर एक विस्तृत मेल भेजें। लिखित में सबूत होना जरूरी है? हमेशा। फोन पर बताना ठीक है, लेकिन लिखित सबूत हमेशा बेहतर होता है। उस ईमेल में क्या लिखना चाहिए जिससे हमारा केस और मजबूत हो? कोई खास टिप? एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। आप अपने ईमेल में आरबीआई के 6 जुलाई 2017 के सर्कुलर का साफ-साफ संदर्भ दें। अच्छा। आप लिख सकते हैं कि एज पर आरबीआई सर्कुलर डेटेड July 6, 2017, since I have reported this unauthorized transaction within 3 working days, my liability is 0. मतलब उन्हें सीधे सीधे नियम ही याद दिला दो? जी, ये बैंक को याद दिलाता है कि आप अपने अधिकारों को जानते हैं और वे कानूनी रूप से आपको पैसा लौटाने के लिए बाध्य हैं। ये उन्हें मामले को गंभीरता से लेने पर मजबूर करता है। ये तो बहुत अच्छी सलाह है। और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है? यहाँ कुछ दस्तावेज तैयार रखनी चाहिए, जैसे पहचान के लिए आधार कार्ड की कॉपी, बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर और सबसे जरूरी फ्रॉड ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट या बैंक से आए मैसेज जैसे सबूत। और सबूत? हाँ, ये सबूत ही आपके केस की नींव होते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या बैंक वाकई इतनी आसानी से पैसे लौटा देते हैं? अक्सर तो वे ग्राहक पर ही लापरवाही का आरोप लगा देते हैं। तो जिम्मेदारी की ये रेखा असल में खिंचती कहाँ है? कब हम कह सकते हैं कि बैंक जिम्मेदार है और कब ग्राहक? स्रोत इस अंतर को बहुत साफ करते हैं और यहीं पर थोड़ी बारीकी है। देखिए, बैंक की जिम्मेदारी है अपनी तकनीकी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत रखना, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन? हाँ, या फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम वगैरह। और अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो समय पर सूचना मिलने पर ग्राहक का पैसा वापस करना। वहीं ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वो सतर्क रहे और अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे ओटीपी, पासवर्ड या सीवीवी किसी से शेयर न करें? किसी के भी साथ साझा ना करे। तो लापरवाही का निर्धारण कैसे होता है? मान लीजिए किसी ने गलती से पैसे किसी और खाते में भेज दिए, तो क्या वो भी बैंक की जिम्मेदारी होगी? नहीं, ये एक अच्छा सवाल है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती से गलत खाते में पैसा भेजता है तो ये उसकी अपनी लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो खुद ऑथोराइज किया है। बिल्कुल, इसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर किसी का ओटीपी चोरी हो गया या फोन हैक करके लेन देन किया गया या किसी फर्जी लिंक पर क्लिक करने से जानकारी चोरी हो गई,
तो ये धोखाधड़ी है। अच्छा। और ऐसे मामलों में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जिम्मेदारी बैंक की बनती है, बशर्ते ग्राहक ने अपनी तरफ से कोई जानबूझकर गलती ना की हो। ये कानूनी ढांचा और ग्राहकों के अधिकार, ये रातों रात तो नहीं बने होंगे। क्या हमारे स्रोतों में कुछ और ऐतिहासिक केसों का जिक्र है जिन्होंने इस रास्ते को बनाने में मदद की? बिल्कुल, इन अधिकारों की नींव कई पुराने मामलों ने रखी है। स्रोतों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मामलों का जिक्र है। एक मामला है नास्कॉम बनाम अजय सूद, जो 2005 का है। 2005 काफी पुराना है। हाँ, ये भारत का पहला मामला था जिसमें फिशिंग को एक अवैध गतिविधि और साइबर अपराध माना गया। फिशिंग मतलब वो फर्जी लिंक वाले ईमेल्स? हाँ, बिल्कुल, जो आपको बैंक या किसी कंपनी की नकली वेबसाइट का लिंक भेजते हैं और जैसे ही आप क्लिक करके अपनी जानकारी डालते हैं, वो चोरी हो जाती है। एक डिजिटल जाल है ये। इस केस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी को एक कानूनी अपराध के तौर पर स्थापित करने की नींव रखी। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब 2005 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। और क्या कोई ऐसा मामला है जिसमें किसी धोखेबाज को सजा भी हुई हो? हाँ, 2004 का सीबीआई बनाम आरिफ अजीम मामला भारत में साइबर अपराध के लिए पहली सजा का मामला माना जाता है। पहली सजा? जी, इसमें एक कॉल सेंटर कर्मचारी ने कुछ विदेशी ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराकर उसका इस्तेमाल ऑनलाइन खरीदारी के लिए किया था। उसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया। तो मतलब पुराने कानून भी काम आ सकते हैं? बिल्कुल। इस केस ने ये साबित कर दिया कि हमारे मौजूदा पारंपरिक कानून भी ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने में सक्षम हैं। और अगर हम आज की बात करें तो धोखेबाज अब किस तरह के नए तरीके अपना रहे हैं? हमारे स्रोतों में आज के सबसे बड़े खतरे का भी जिक्र है। हाँ, और ये बहुत ही डरावना है। आज के समय में एक बहुत बड़ा खतरा है डिजिटल अरेस्ट घोटाले का। डिजिटल अरेस्ट, ये क्या होता है? इसमें धोखेबाज खुद को सीबीआई, ईडी या पुलिस का अधिकारी बताकर लोगों को स्काइप या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं। वे आपको डराते धमकाते हैं, फर्जी दस्तावेज और आईडी कार्ड दिखाकर कहते हैं कि आपके नाम पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स का केस दर्ज है। अरे बाप रे। फिर वे आपको घंटों तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट में रखते हैं, कहीं जाने नहीं देते और केस से बचने के लिए पैसे की मांग करते हैं। ये तो मानसिक उत्पीड़न की तरह है। लोग डर के मारे पैसे दे देते होंगे। बिल्कुल, ये इतना गंभीर हो चुका है कि हमारे स्रोतों के अनुसार इसमें अब तक 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 3000 करोड़? हाँ, मामला इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इन मामलों की निगरानी कर रहा है और सरकार से इस पर लगाम लगाने के लिए कह रहा है। ये दिखाता है कि धोखेबाज अब सिर्फ लालच नहीं बल्कि डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर किसी को सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? सार ये है कि कानून और आरबीआई के नियम आपके साथ हैं, लेकिन आपको तेजी और समझदारी से काम लेना होगा। पहली बात, फ्रॉड होते ही बिना 1 सेकंड गवाए 1930 पे कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। तुरंत एक्शन। दूसरी बात, 72 घंटों के भीतर लिखित में अपने बैंक को सूचित करें और हो सके तो आरबीआई के सर्कुलर का जिक्र जरूर करें। अपने अधिकार जताएं। और तीसरी बात, अगर बैंक फिर भी पैसा देने से मना करता है या टालमटोल करता है तो चुप ना बैठें। आपके पास बैंकिंग लोकपाल या उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाने का विकल्प हमेशा खुला है। और सबसे बुनियादी बात तो यही है कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे ओटीपी या पासवर्ड को सुरक्षित रखना सबसे पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल। उसे किसी के साथ साझा ना करना ही सबसे बड़ा बचाव है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। बिल्कुल। त्वरित रिपोर्टिंग और ये सबूत के आपकी तरफ से कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं हुई, यही आपके पैसे वापस पाने की कुंजी है। अगर ये 2 चीजें सही हैं तो आपका केस बहुत मजबूत है और पैसा वापस मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये सब जानने के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और धोखाधड़ी के तरीके विकसित हो रहे हैं, क्या बैंकों की जिम्मेदारी की परिभाषा को भी लगातार विकसित नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आज कानून कहता है कि नुकसान होने के बाद पैसा लौटाओ, लेकिन क्या ये काफी है? या फिर बैंकों की ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को सक्रिय रूप से रोकने के लिए अपनी तकनीक को और ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाएं? मतलब प्रोएक्टिव हो, रिएक्टिव नहीं। बिल्कुल। और ग्राहकों को लगातार शिक्षित भी करते रहे। सिर्फ नुकसान की भरपाई करना ही उनकी एकमात्र जिम्मेदारी है या नुकसान होने ही ना देना असली जिम्मेदारी होनी चाहिए?